हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आज टोटल 50 प्रश्न मैं कराने वाली हूँ, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और हिंदी साहित्य से है। और कुछ प्रश्न जो हैं जो पूछे जाने की संभावना प्रबल है, तो ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं इसमें। तो ये वन लाइनर प्रश्न है। तो क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो अभी आप रिवीजन करने का टाइम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो मॉक टेस्ट लगाएं। और PYQ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, PYQ देखना। और PYQ को आप सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर समझ कर ना आगे बढ़ें, फोर्थ ऑप्शन के साथ उसका फुल डिटेल्स के साथ ही आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप फुल डिटेल्स नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वही चारों ऑप्शन से कोई आपके ऑप्शन को उठाकर ही प्रश्न बना दिया जाए। तो इस तरह पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसका पैटर्न यही होता है। तो जो अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर राज्य हो, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं पैटर्न अलग है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहता है वो अलग अलग सेट होता है, ठीक है। तो चलिए आज फिर मैं नए प्रश्न के साथ आई हूँ, और ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका साथ साथ रिवीजन भी होगा। और बताइएगा कि ये प्रश्न का लेवल आपको कैसा लग रहा है, वन लाइनर किस तरह आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और चलिए देखते हैं। और चलिए पहले आपको बताते चलूँ, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट 9वां होगा। मैंने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना चुका है। BPSC TRE थर और UGC नेट और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से। और मैं बताते चलूँ कि ये जेट के लिए भी अनिवार्य है, जो झारखंड जेट जिसका मैं बनाने वाली हूँ, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं बता दूंगी कि क्या है नहीं है उसका। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी से, और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो मैक्सिमम पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो कोई एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। चलिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और बढ़ें मेरे साथ प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो वो कौन से थे? तो वो थे जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये जो है ये क्या मानते हैं कि नाटकों के लिए रंगमंच को इन्होंने अनिवार्य नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? कि आप इनके अगर नाटकों को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो पात्रों की जो संख्या है बहुत है, और वो रंगमंच पर सटीक रूप से नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं इनके नाटकों में ये नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो ये पंचतंत्र है, ठीक है, पंचतंत्र ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। तो ये बताइएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना है, द्रविड़ परिवार का पूछ रहा है, ठीक है, आर्य परिवार नहीं पूछा जा रहा है, द्रविड़। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा की जननी मानी जाती है वो तमिल को माना जाता है। अगला है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये संस्कृत है। और संस्कृत का कर्म भी आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कौन कौन सा लौकिक है, वैदिक संस्कृत, दो डिवाइड यहाँ पर किया जाता है संस्कृत को, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। और फिर इसके बाद पाली, प्राकृत पाली, जो कि बुद्ध का उसमें
जो भगवान बुद्ध थे वो पाली भाषाओं में उन्होंने अपना वचन दिया है, यानी कि लोगों तक अपना जो बातों को पहुंचाया है। तो किस भाषा में? तो पाली भाषा में। आप इस सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद प्राकृत है जो कि जैन मुनियों का भाषा थी। और फिर आप उसके बाद क्या है? तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद अवहट आता है। अवहट के बाद आपकी हिंदी, आधुनिक हिंदी का जन्म होता है। तो इस कर्म को भी ध्यान में रखना है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आपका आधुनिक हिंदी। और पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये भी साथ साथ ध्यान में रखना है की पॉइंट को, क्योंकि पूछी जाती है इस तरह के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है और ये आदिकाल से प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो ये बिहारी की बिहारी शतसही और इसमें 700, ठीक है, कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। तो ये भी साथ में ध्यान में रखना है। अगर कुल दोहों की संख्या पूछी जाए तो आपको 719 अगर ऑप्शन में हो तो ये लगाना है, और अगर 713 है तो ये लगाना है। तो दोनों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि कुटुज के रचयिता कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कुटुज की रचना कब की गई है? तो 1964 में। तो सन भी इसका ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो ये है मलयालम। आगे है कि कौन सी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है? तो ये आष्टिक समूह की खासी भाषा हो जाएगी। आगे है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम पूछा गया है। तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका उपनाम है। ध्यान रखना है, कभी कभी उपनाम भी पूछ ली जाती है और पूरा नाम भी। तो ये भी प्रश्न बन जाता है नामों के ऊपर, तो ध्यान रखना है। और इनका जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास इनकी प्रथम खड़ी बोली में रचित माना जाता है। आगे देख लेते हैं 11वां नंबर का प्रश्न है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या होता है? तो ये उर्दू भाषा होता है। खड़ी बोली का जो अरबी फारसी दोनों मिश्रित रूप होता है वो उर्दू भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो एक है गंगा छवि गंग कवि की छंद वर्णन। तो इस तरह के जो है वो गंग कवि की है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा छवि वर्णन जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो जो सिमिलर रहता है ना, एक तरह से जो लगने वाले शब्द हैं उसको पकड़ना है आपको, और वहां पर आपको देखना है कि दोनों में क्या माइनर चेंज है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान रखेंगे तो आई होप कि ये प्रश्न कभी नहीं गलत होगा, इस तरह से अगर आप देख के चलेंगे तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। और इनके जो मशहूर जो एक देख सकते हैं दोहा कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस तरह के जो पंक्ति है उनकी दोहा की, ये काफी प्रसिद्ध है इनके बारे में। तो इस तरह इन्होंने बहुत ही छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात सामने रखी है। तो इसलिए इन और छोटी सी शब्द में, और यह कहें कि एक रचना इनका बिहारी शतसही जो अभी तक प्रसिद्धि इनकी बनी हुई है इस रचना के कारण, और इसीलिए इनको कहा है कि गागर में सागर भरने वाले कवि हैं कौन? तो बिहारी जी। और बिहारी किसमें आते हैं? तो रीति काल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि में गिने जाते हैं बिहारी। और बिहारी का अगर जन्म पूछा जाए कब है, तो इनका जन्म जो है ये 1595 में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है और इटावा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? और ये प्रश्न जो है रामचंद्र शुक्ल जी के बुक से लिया गया है।
तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, और दूहा या दोहा कहने से किस भाषा का बोध होता है। आप कमेंट में जरूर से कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है, कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को और प्रश्न को समझ रहे हैं। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह गाथा और गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, तो दूहा या दोहा कहने से किस लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग, काव्य भाषा का बोध होता है। तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त, और ये फर्स्ट पेपर में आपका पूछा जा सकता है। तो कुछ प्रश्न जो माइनर रहते हैं, जो सिमिलर रहते हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो ऐसे प्रश्न मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। चलिए अगला है कि गोदान, और गोदान सबसे पहले किसकी है? तो ये प्रेमचंद्र की है। कब की है? इसका डेट भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जूनियर कोई भी एग्जाम है हिंदी से, तो गोदान को आपको ध्यान में रखना है, और प्रेमचंद्र को क्योंकि प्रेमचंद्र जो है उपन्यास सम्राट माने जाते हैं और इनसे अछूता कोई भी प्रश्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेमचंद्र को छोड़कर कोई भी एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर उपन्यास में वो कदम रखेगा तो प्रेमचंद्र को तो वो लेगा ही। जिस तरह भक्ति काल में कदम रखने से आपको क्या पता चलता है कि जायसी, शूर, तुलसी और कबीर, इनको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी तरह उपन्यास क्षेत्र में पहले ही आपको प्रेमचंद्र से अवगत होना पड़ेगा। और प्रेमचंद्र की जितनी भी उपन्यास है आपको मुंह में याद होनी चाहिए कि इसका डेट ये है, इसका डेट ये है, और उसकी विषय वस्तु सहित याद होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, मॉक टेस्ट की ज़रूरत है रिवीजन के लिए, लेकिन अगर आपको इस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 100/100 ये ठान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो गोदान का जो क्या है तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता ही देती हूँ, गोदान 1936 का है, ठीक है, 1936 का है और कृषक जीवन पर यह आधारित है। कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। आगे है कि घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरा अवस्था क्या है? तो ये घनिष्ठतर होगा। आगे है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के। और चंद्रवरदाई ने कौन सा महाकाव्य लिखा था? कमेंट में कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये रहीम जी का पंक्ति है और फेमस और पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ध्यान रखना है कि पहले ये एक नाटक विधा में है और ये हबीब तनवीर की, और हबीब तनवीर का जो बकरी नाटक है वो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है आपकी। तो बकरी नाटक जो है वो कब की है? तो 1900 कितनी की है? 74 की, ठीक है। तो बकरी नाटक 1974 का है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो ये मुक्तिबोध जी हैं और इसका डेट अगर मैं बताऊं तो ये 1964 है। अब जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपके माइंड में ये क्रॉम जाना चाहिए कि हाँ इसका डेट ये है, इसका डेट ये है। तो आपका जो ये रिवीजन है और आपका जो तैयारी है एक सही मायने में आप कह सकते हैं कि आपका बेटर तैयारी चल रहा है या हो गया है, ठीक है। आप सिर्फ रिवीजन करें। और अगर आप इस जैसे मैं कविता का नाम ले रही हूँ, अगर आपके माइंड में ये सब प्रश्न नहीं उठ रहा है तो आप मान के चलें कि अभी आपका जो स्तर है बहुत ही नीचे है, ठीक है। तो ऊपर उठाने की कोशिश करें अपने स्तर को, और बहुत जो जितनी भी विधाएं हैं सबके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ें, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो ये चारुता होगा। आगे है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। अब बताइए कि चिंतामणि का जो प्रकाशन काल है यानी कि डेट है क्या है? और इसका जो डेट पीरियड है ये है 1939। ठीक है, ये निबंध है और इनका। और जो पहला भाग है उसमें कुल 17 निबंध हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, 17 या 19 है, काफी महत्वपूर्ण है। कविता क्या है और बहुत सारे ऐसे निबंध हैं और यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगी हुई है। कविता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। चलिए अगला देख लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो ये कपिसा में पहुंचा था। सॉरी। आगे है कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? तो ये निषाद कहा जाता है। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद। अगर सीधे पूछा जाए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो जयशंकर प्रसाद। अगर ये पूछा जाए कि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है तो वो उसका प्रश्न फिर अलग हो जाएगा। और चलिए मैं ये प्रश्न आप पर छोड़ती हूँ कि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का जो प्रवर्तक माना है वो किसे माना है? आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ, पहले तो इसका डेट आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये कब का है। तो ये जो है ये 1926 का है। ठीक है। और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और ये प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है, अभी तक सभी एग्जामों में पूछी जाती है। आगे है प्रश्न, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। आगे है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि गोदान की पंक्तियां हैं, किसने कही है? तो ये महतों द्वारा कही जाती है। और महतों कोई साधारण पात्र नहीं है। महतों जो है वो प्रेमचंद्र का संवाहक है, यानी कि उनके विचारों को प्रकट करने वाला उपन्यास में ये महत्वपूर्ण पात्र है। और अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद्र के विचारों का संवाहक कौन है तो ये महतों ही होंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो अपनी सारी बात बतलाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो जिन शासन भाष्ययूं सो मई कहें सारू, जो पालई सही भाव करे सो तरी पावई पारू। तो ये तो पहले क्या है? तो ये भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश की हो जाएगी। और ये देवसेन की है। और देवसेन की कौन सी है? तो 933 में इनका जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये भी आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा देवसेन की ग्रंथ कौन सी है, क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये सभी को पता है, साहित्य में दी जाती है। आगे है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये संत कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रमुख संतों में कबीरदास का नाम लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झरना क्या है? तो ये काव्य संग्रह है। किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। कब की है? तो ये 1918 का है। ठीक है। झरना 1918 की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। आगे है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये कबीरदास की बहुत ही फेमस पंक्ति है और ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछी गई है। पीजीटी में आप अगर प्रश्न पत्र देखें तो आपको दिखेगा वहां पर कि ये प्रश्न पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। तो आप अगर अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आसानी से आपका हो जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम होगा।
ठीक है, सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला नगर स्थित था। आगे है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे है कि तरवर फल नहीं खात है, शर्वर पियहि न पान, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये रहीम है। और रहीम और जो कबीर के जो दोहे हैं वो थोड़ा थोड़ा मिलते हैं एक दूसरे से, तो ध्यान रखना है। चलिए, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद की है। तितली क्या है ये मुझे बताइएगा कि तितली जो है किस विधा की रचना है, ये हम मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली है। क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली। और रामाज्ञा प्रश्नावली का जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? तो ये है अवधी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा है? तो ये अवधी भाषा में रचित है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है आपको। आगे है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो ये राम के आदर्श रूप लेकर ही इन्होंने रचना किया है। अगला प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो ये निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इसी से जुड़ता प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये यथार्थवादी होगा। ठीक है, यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास, तो ध्यान रखना है, काफी फेमस ये उपन्यास है। पूछी जाती है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की है। कब की है? तो इसका अगर डेट का बात करूं तो ये 1937 की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। तो ये राहुल संस्कृत्यायन के यात्रा वृत्तांत से ये पंक्ति लिया गया है। और ये आपका जो यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछे गए हैं और फिर यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्या है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो ये भक्ति रस को मिली है। और ये भी यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीवाईक्यू है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और कब की है? तो ये सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति की है। ठीक है, और सरोज कौन थी? तो इनकी पुत्री थी, उन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने कहा है। और सरोज स्मृति का रचना काल जो है ये 1936 है। और ये अनामिका द्वितीय संग्रह में संग्रहित है, तो ध्यान रखना है साथ ही। चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। सूर्यकांत दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू प्रात, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं। और इस तरह आज जो मैंने 50 प्रश्न लिए थे काफी महत्वपूर्ण थे ये सभी प्रश्न, और पूछे गए पीवाईक्यू है और एमसीक्यू भी इसमें शामिल था। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न 50 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने कहा था कि मैम जो है मैराथन ले लीजिए एक, तो मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, उसका जो प्रश्न है वो मैं तैयार कर रही हूँ आपका। मैराथन में ज़रूर लूँगी एग्ज़ाम तक। और ये जो प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पीवाईक्यू है, आए प्रश्न हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आप बताइएगा कि आप कितना इसमें उलझ रहे हैं या सरल तरीके से आप ये सभी प्रश्न को आसानी से बना पा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही जो उलझाने वाले प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। यहाँ आप वन लाइनर देख रहे हैं तो आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन यही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने पर विवश तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है वहाँ पर टिक
कुछ और प्रश्न पर करके आप आसानी से चले आते हैं और जब आते हैं तो पता चलता है कि आपने गलतियाँ कर दी है। तो ये नहीं होना है, इसीलिए मैं रिवीजन का एक वीडियो जो बना रही हूँ, ये 9वां प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह एग्ज़ाम तक मैं कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो ज़रूर से बताइएगा कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी। चलिए, और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही कम टाइम बची है आप लोगों के पास। और जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, तो कल लास्ट डेट है। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।